हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार एम्ब्रियोलॉजिस्ट, युक्ति आई वेब सेंटर, राजौरी गार्डन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 15 दिन बाद हमें क्या करना चाहिए। हमें जैसे ही ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या बच्चा हमने रख दिया जाता है, उसके बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें क्या दिक्कत हो सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें एक बार ध्यानपूर्वक ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। ईटी डन हो गया है, 2 वीक हो गए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, क्या आएगा, बच्चा लगा है नहीं लगा है, ये सब चीज़ें पेशेंट के ध्यान में रहती हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान ना दें। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को जैसे ही क्रैम्प होना शुरू हो जाता है, पीरियड्स के टाइम पे जो होते हैं सेम ऐसे ही क्रैम्प होना है, कहीं किसी किसी को क्रैम्पिंग के साथ साथ में ब्लीडिंग स्पॉटिंग वगैरह होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो स्पॉटिंग वगैरह होने के बाद उन पे थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं देगा। अगर ज़्यादा स्पॉटिंग होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, कुछ मेडिसिन्स वगैरह जो भी एडवाइस की जाती है वो मेडिसिन्स लें और कुछ दिनों तक आप बेड रेस्ट करें। और जैसे ही स्पॉटिंग होती है तो बेड रेस्ट कुछ ही दिन करना होता है, बाकी टाइम पे आप अपना खाना कुछ चाय कुछ भी बना सकते हो, थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें के हमें ध्यान रखना होता है, पेशेंट के साथ मेडिकेशंस लेनी होती हैं और प्राणायाम करो या थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहो, जिसकी वजह से आपको कोई बहुत सारे पेशेंट की शिकायत रहती है कि सर हमारे को जैसे ही बच्चा ट्रांसफ़र किया 1 हफ्ते बाद स्पॉटिंग हो गई, हल्का-हल्का माइल्ड 1-2 ड्रॉप दिखे या किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे को डरने की कोई बात नहीं है। 42 से 47% लोगों को आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में किसी-किसी को हो जाती है, किसी-किसी को नहीं होती है। जैसे कि 7 से 10 दिन हो जाते हैं तो किसी-किसी को हो जाती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स के यही क्वेश्चन होते हैं कि सर हमें जैसे ही बच्चा रख दिया है तो इंटरकोर्स करना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट ने वहाँ पे अभी 1-2 साल पहले उन्होंने वहाँ पे एक रिसर्च किया था। तो उन्होंने बताया कि 70% लोग इंटरकोर्स की इच्छा करते हैं। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी अगर हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है तो उसके बाद आप लोग कोर्स नहीं कर सकते, अवॉइड करना चाहिए, कुछ दिनों की बात होती है। और फिर दूसरा बेड रेस्ट के लिए आता है कि जैसे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद आपने बेड रेस्ट करना है या नहीं करना है, तो ये नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है आईवीएफ में। तो ऑफ़िस जा सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, अपना बेड रेस्ट कम से कम करें, नॉर्मल वर्क कर सकते हैं आप। और साइकोलॉजिकल ऐसे तो आईवीएफ होने के बाद आप थोड़ा-सा बेड रेस्ट करो, ज़्यादा बेड रेस्ट ना करो, प्राणायाम करो, योगा करो, भगवान का नाम लो, फ्रेंड से बातें करो या फिर आप टीवी पे या फिर इंटरनेट के माध्यम से कोई मूवी देख सकते हो, जिससे आपकी पॉजिटिविटी बने रहे। जैसे प्रेगनेंसी आ जाती है उसके सिम्पटम्स किसी-किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे को अभी ब्रेस्ट में पेन हो रहा है या फिर क्रैम्पिंग हो रही है, नोज़िया वोमिटिंग हो रही है, थकावट सी महसूस हो रही है, हल्का-हल्का स्पॉटिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ें उनको ये लगता है कि मेरे को प्रेगनेंसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रोजेस्टेरोन जो टैबलेट और कुछ कैप्सूल्स दिए जाते हैं, उनकी वजह से प्रोजेस्टेरोन के लेवल जैसे ही थोड़ा-सा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये सब दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल-जवाब रहता है कि सर हम 12-13 दिन पे या 13-14 दिन के बाद हम यूपीटी कर सकते हैं। तो बहुत सारे नहीं, लगभग 80% लोग यूपीटी अपना 12-13 दिन बाद चेक करते हैं। उसमें तो क्या है, बीटा एचसीजी का थोड़ा बहुत कुछ रेंज आएगा, तो वो लाइट भी दिखा सकती है और ज़्यादा रेड भी दिखा सकती है, किसी-किसी को दिखाती ही नहीं है। तो हमें उस चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे ही 15 दिन पूरे हो जाते हैं, 15 दिन के बाद में आपको एक बीटा एचसीजी टेस्ट होता है, जो ब्लड की जाँच होती है, तो वो हमें करवाना चाहिए। ये अगर 100 से ऊपर रहता है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। अगर इसकी रेंज उसकी वैल्यू से 2 या 3 गुना है तो इसका मतलब ट्विन्स प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें 15 दिन बाद ही अपना रिज़ल्ट चेक करना चाहिए। जैसे यूरिन टेस्ट है,
और क्लिनिक पे जाके या हॉस्पिटल जाके अपना बीटा एचसीजी टेस्ट ब्लड की जांच करा सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी ग्रेडिंग है बीटा एचसीजी की, और उसी के बाद डिसाइड होता है, या अल्ट्रासाउंड के बाद डिसाइड होता है कितने बच्चे हैं या आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक बात और बता रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट पूछते रहते हैं, सर हमें बेबी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये बोनस टिप है। बोनस टिप में क्या होता है कि बेबी सबको चाहिए, प्रेगनेंसी सबको चाहिए, और जिन लोगों को बेबी नहीं है या फिर बच्चा मिस हो गया है, आईवीएफ कराने के बाद उनको दिल में कितना दर्द होता है। ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं आईवीएफ कराया है, 14-15 दिन बाद जो हमारा रिज़ल्ट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, या बच्चा मिस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ वही चीज़ें सोचनी चाहिए जो हमने प्रोसीजर कराया है, उसी के ऊपर ध्यान होना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिविटी पे इन चीज़ों पे सब छोड़ देना चाहिए हमें, क्योंकि वो भगवान की देन है। हमने सिर्फ प्रोसीजर कराया है, प्रोसीजर कराने के बाद उसके बाद भगवान का काम होता है हमें प्रेगनेंसी देना या नहीं देना। और उसके बाद हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं क्या रहेगा, या जो हमारा साथी था जिनके साथ हमारा ट्रांसफ़र किया गया था, जैसे कि 2-3 पेशेंटों के ट्रांसफ़र किए गए थे, उनके पास कॉल करना तुम्हारे सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, या उनसे पूछना कि तुम्हारा क्या रहा, नेगेटिव रहा या पॉजिटिव रहा। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बहुत सारा खर्चा हो जाता है, जिसे मैं अपनी पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। बहुत ज़्यादा खर्चा होता है कि कहीं ना कहीं से जो गरीब पेशेंट होते हैं, जो मिडिल क्लास से होते हैं, वो कहीं ना कहीं से इस सब चीज़ों का खर्चा है कहीं ना कहीं से उठा के या ब्याज पे लेके सब, इसलिए बच्चे की चाहत में बहुत सारा पैसा गवा देते हैं, और किसी किसी को पैसा वसूल भी हो जाता है। तो हमें रिज़ल्ट नेगेटिव आता है या फिर उदास रहता है, ये सब होता रहता है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। रिज़ल्ट की टेंशन हमें नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई स्टूडेंट जब एग्ज़ाम दे के आता है तो रिज़ल्ट उसी पर निर्भर करता है उन्होंने कैसा वर्क किया है, कैसा उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक सोच चिंता जो लगी रहती है कि रिज़ल्ट में क्या रहेगा, लेकिन आप इनको जितना आराम से लेंगे उतना ही रिज़ल्ट फुल रहेगा। जितना इजी लेंगे, जितना नॉर्मल लेंगे, तो उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मेडिसिन आप रेगुलर लें, डॉक्टर की सलाह मानें, कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी काम ना करें, उतना आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। आप कंटिन्यूस ऐसे ही लगे रहें, भगवान का नाम लें, आपको पक्का प्रेगनेंसी या पक्का भगवान आपको भरोसे के हिसाब से आपको प्रेगनेंसी देगा, बेबी देगा। भगवान जब सही समय देता है ना, तो सभी को प्रेगनेंसी देता है, और जब भगवान जो अपना काम करता है वो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो मैंने सब बातें आपको बताई हैं, इन सब बातों पे आप ध्यान दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं आती है, या बच्चा मिस हो जाता है, या बच्चा नहीं है, आईवीएफ कराना चाहते हैं, उन सब लोगों के पास ये मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं, आप लोग वो वीडियो देखते रहें, लाइक कमेंट करते रहें। किसी भी इन्फॉर्मेशन की जानकारी के लिए मेरे कमेंट में आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं आप लोगों का जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई करूँगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। किसी भी इनफर्टिलिटी संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए आपको, तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9813466933, और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। और जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके स्पर्म कैसे हैं, मोटिलिटी कैसी है, प्रोग्रेसिव या डेड हैं या डेब्रीज हैं, पस सेल ज़्यादा हैं, शुक्राणुओं की मात्रा कम है, सेक्सुअल एक्टिविटी में कमी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। टाइमिंग, स्टेमिना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस, कोई भी अगर मेल से संबंधित प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स, लाइक। थैंक यू।